तो जब हम किसी देश की तरक्की यानी प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जीडीपी, पैसा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था। यही सब है ना। लेकिन क्या हो अगर कोई देश कहे कि हमारे लिए ये सब उतना जरूरी नहीं है जितनी हमारे लोगों की खुशी है? ये सुनने में एक बहुत ही फिलोसॉफिकल बात लगती है, पर 1971 से भूटान ने इसी को अपनी नेशनल पॉलिसी बनाया है। 1971 से? जी, उन्होंने जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नकार कर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या जीएनएच को अपनाया है। और ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम है जो लोगों की फिजिकल, मेंटल, सोशल और एनवायरमेंटल हेल्थ को मेजर करता है। और ये विचार अब सिर्फ भूटान तक तो सीमित नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में जहां हम फाइनेंशियल क्राइसिस, असमानता और क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, ये होलिस्टिक अप्रोच मतलब ये समग्र दृष्टिकोण पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि 2011 में तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। हाँ, और खुशी को विकास का एक फंडामेंटल गोल माना, और यहीं से आज की हमारी चर्चा का केंद्र शुरू होता है। ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट यानी विकास और हैप्पीनेस यानी खुशी। बिल्कुल, ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इकोनॉमिक्स की दुनिया में इनके मतलब बहुत बहुत अलग हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझना ही हमारा मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शब्द प्रोग्रेस यानी प्रगति से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य शब्द लगता है ना? बिल्कुल, प्रोग्रेस का सीधा सा मतलब है बेहतरी या सुधार, बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट। काफी समय तक तो अर्थशास्त्री प्रोग्रेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए करते थे। मतलब तीनों का मतलब एक ही समझा जाता था। हाँ, मानो तीनों एक ही चीज हो। तो फिर ये कंफ्यूजन कब और कैसे दूर हुआ? ये बदलाव आया 1960s और 70s के दशक में। हाँ। उस समय दुनिया भर में कई देश कॉलोनियल रूल से आजाद हो रहे थे। अच्छा। और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बनाने में लगे थे। हाँ। तब अर्थशास्त्रियों ने एक अजीब चीज देखी। कुछ देशों की आमदनी तो तेजी से बढ़ रही थी, यानी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जबरदस्त थी। बिल्कुल, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा था। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, वो सब वैसा का वैसा ही था। अच्छा, तो यहीं से ये सवाल उठा कि क्या सिर्फ पैसा बढ़ना ही काफी है? एग्जैक्टली। और इसी सवाल ने हमें इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि को और गहराई से समझने पे मजबूर किया। तो पहला बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है? एक तरह से हाँ, लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है एक तय समय में इकोनॉमिक वेरिएबल्स यानी आर्थिक चरों में बढ़ोतरी होना। और इसकी सबसे जरूरी बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिफाएबल, यानी ये मात्रात्मक है। इसे आप अंकों में नाप सकते हैं। क्वांटिफाएबल? जैसे? कुछ एग्जाम्पल से समझाइए। जरूर। जैसे, पहला, देश में खाने पीने की चीजों का उत्पादन कितना बढ़ा, इसे हम टन में नाप सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सड़कों का नेटवर्क कितना बढ़ा, जिसे हम किलोमीटर में नाप सकते हैं। ओके। तीसरा, देश में हुए कुल उत्पादन की कीमत, जिसे हम रुपए या डॉलर में नाप सकते हैं। और चौथा, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होना। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है। हाँ, और ये एक एनुअल कॉन्सेप्ट है, यानी इसे ज्यादातर सालाना नापा जाता है। तो अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं मतलब ग्रोथ हो रही है। हाँ। लेकिन क्या ये हमेशा अच्छी बात होती है? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। असल में ग्रोथ शब्द वैल्यू न्यूट्रल है। अच्छा। हाँ, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है तो उसे नेगेटिव ग्रोथ यानी नकारात्मक वृद्धि कहते हैं। हालांकि आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल पॉजिटिव ग्रोथ के लिए ही करते हैं। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. अगर ग्रोथ सिर्फ आंकड़ों का खेल है, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास क्या है? ये ग्रोथ से अलग कैसे है? यही सबसे बड़ा फर्क है, और सबसे जरूरी भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आंकड़ों से आगे जाकर क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता की बात करता है। अच्छा, तो ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, गुणात्मक। बिल्कुल, ये देखता है कि लोगों का जीवन असल में बेहतर हो रहा है या नहीं। जीवन की गुणवत्ता, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसे हम कैसे देख या नाप सकते हैं? What's fascinating here is कि विकास को देखने के लिए हम कुछ खास चीजों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि? पहला, द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लोगों को अच्छा पोषक खाना मिल रहा है या नहीं। दूसरा, द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज,
अस्पताल, दवाएं, साफ पानी, टीकाकरण, ये सब। और तीसरा, द लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का स्तर। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी देश की ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो लेकिन डेवलपमेंट कम हो। बिल्कुल। और यही समझने वाली बात है। हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हायर इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी तो है, पर गारंटी नहीं है। बिल्कुल। ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट हो ही जाएगा। कोई उदाहरण? इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 परिवार हैं, दोनों की आमदनी एक जैसी है। ठीक है। एक परिवार अपनी आमदनी को बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि दूसरा परिवार इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। तो जाहिर है, पहले परिवार का डेवलपमेंट लेवल दूसरे से ज्यादा होगा। भले ही दोनों की इनकम यानी ग्रोथ एक जैसी हो। एग्जैक्टली। क्या इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है? हाँ, खाड़ी के देश, गल्फ कंट्रीज। 1970s में तेल की वजह से उनकी आमदनी और ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। हाँ, पर कैपिटा इनकम तो आसमान छू रही थी। बिल्कुल। लेकिन उसके मुकाबले वहाँ एजुकेशन और हेल्थ जैसी चीजों में विकास का स्तर उतना नहीं था। और इसी सोच से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। ठीक है, तो डेवलपमेंट गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता जैसी चीज को नापेंगे कैसे? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और उनकी टीम ने, जिसमें अमर्त्य सेन जैसे दिग्गज भी थे। हाँ, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी में एक रास्ता निकाला। उन्होंने 1990 में पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक इंडेक्स पेश किया, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक कहते हैं। बिल्कुल। HDI। ये नाम तो अक्सर सुनते हैं, तो ये क्या है और इसमें क्या-क्या शामिल होता है? HDI विकास को सिर्फ आमदनी से नहीं, बल्कि 3 मुख्य पैमानों पर नापता है। 3 पैमाने? हाँ, पहला है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से नापा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब एक नवजात शिशु औसतन कितने साल जिएगा। सही। दूसरा है एजुकेशन यानी शिक्षा। ओके। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग औसतन कितने साल स्कूल गए हैं। ठीक है। और दूसरा, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूल जाने की उम्र का कोई बच्चा अपने जीवन में कितने साल स्कूल जाने की उम्मीद कर सकता है। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। और तीसरा? तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर। इसे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा से नापा जाता है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। हाँ, और इन तीनों डायमेंशंस के स्कोर्स को मिलाकर 0 से 1 के बीच एक स्कोर बनाया जाता है। जिस देश का स्कोर 1 के जितना करीब होता है, उसे उतना ही ज्यादा विकसित माना जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो संक्षेप में, इकोनॉमिक ग्रोथ मात्रात्मक है, ज्यादा पैसा, ज्यादा उत्पादन। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुणात्मक है, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन। और इसे नापने के लिए हमारे पास HDI जैसा टूल है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो सिर्फ ग्रोथ से हटकर डेवलपमेंट पर ध्यान देना ये दिखाता है कि हम प्रगति के सही मतलब को समझ रहे हैं। कि मकसद सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाना है। बिल्कुल। और ये बात हमें वापस भूटान और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर ले आती है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। HDI 1990 में एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन आज हम 2026 में हैं। क्लाइमेट चेंज है, मेंटल हेल्थ का संकट है, नई चुनौतियां हैं। हाँ, नई चुनौतियां हैं। तो अगर हमें भविष्य के लिए एक डेवलपमेंट इंडेक्स बनाना हो, तो उसमें हमें और कौन सी नई चीजें शामिल करनी चाहिए? आज के समय में एक अच्छे जीवन का असली मतलब क्या है? नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की, मतलब इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प अकादमिक लेख हैं जो आजादी के बाद के उन शुरुआती मुश्किल सालों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, जब भारत की आर्थिक तकदीर एक तरह से लिखी जा रही थी। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। बिल्कुल। आजादी के समय भारत की आर्थिक हालत क्या थी और उस वक्त के नेताओं ने देश को तरक्की की राह पर लाने के लिए कौन से बड़े, साहसी और शायद विवादास्पद फैसले लिए। हाँ, और उन फैसलों का असर हम आज तक महसूस करते हैं।
ये विकल्पों की, बहसों की और समय के साथ अपनी गलतियों से सीखकर रास्ता बदलने की एक दिलचस्प दास्तां है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आजादी के समय हमें विरासत में मिला क्या था। मतलब अंग्रेज भारत को किस हाल में छोड़कर गए थे। देखिए, आजादी के समय जो आर्थिक प्रोफाइल थी, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। अस्त व्यस्त। हाँ, इसे कहते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी, यानी एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। जिसका सीधा सा मतलब है कि इस अर्थव्यवस्था का मकसद भारत का विकास करना था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उसका मकसद था ब्रिटेन के हितों को पूरा करना। वो भारत के लिए नहीं, ब्रिटेन के लिए काम कर रही थी। और जो स्रोतों में आंकड़े दिए गए हैं वो तो मतलब सच में चौंकाने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने पढ़ा कि 1947 में भारत की साक्षरता दर लिटरेसी रेट सिर्फ 17% थी। और औसत जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32.5 साल। 32.5 साल। जरा सोचिए। हाँ, और इन आंकड़ों के अलावा आर्थिक विकास भी लगभग ठप पड़ा हुआ था। इसका एक बड़ा कारण था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ हाँ। यानी धन की निकासी। हाँ, भारत के संसाधन और यहाँ की कमाई सब एक तरफा तरीके से ब्रिटेन भेजी जा रही थी, जिसका भारत को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। मतलब हमारी अपनी मेहनत की कमाई से ब्रिटेन अमीर हो रहा था। बिल्कुल। इसके अलावा पूरी अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ा हुआ था। ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर थी, लेकिन खेती बहुत पिछड़ी हुई थी। और उद्योग धंधे। वो तो लगभग न के बराबर थे। अंग्रेजों ने रेलवे और बंदरगाह जैसा बुनियादी ढांचा बनाया जरूर। हाँ, लेकिन उसका मकसद भी तो भारत के दूर दराज के इलाकों से कच्चा माल निकालकर ब्रिटेन भेजना था। एकदम सही कहा। भारत का समग्र विकास करना उनका लक्ष्य कभी था ही नहीं। और सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, उसकी तो पूरी तरह से अनदेखी की गई थी। जिसका सीधा असर लोगों की काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी पर पड़ता था। बिल्कुल। तो आजादी के बाद नेताओं के सामने एक तरह से एक खाली कैनवस था और एक तबाह हो चुका देश। उन्हें फैसला करना था कि भारत की तरक्की का इंजन क्या बनेगा, कृषि या उद्योग। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल रहा होगा। ये उस दौर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। अकादमिक भाषा में इसे प्राइम मूविंग फोर्स यानी पीएमएफ की बहस कहा जाता है। प्रमुख संचालक शक्ति। हाँ। अब एक बात साफ थी, आजाद भारत के नेताओं में कुछ बातों पर आम सहमति बन चुकी थी। जैसे देश के विकास की जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी। पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियों की भूमिका अहम होगी। देश में भारी उद्योगों का जाल बिछाना होगा और विदेशी निवेश पर निर्भरता कम से कम रखनी होगी। अब यहीं पर कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। अगर हम देखें तो भारत की लगभग 80% आबादी गांव में रहती थी, खेती पर निर्भर थी। हमारे पास उपजाऊ जमीन भी थी। तो कोई भी यही सोचेगा कि कृषि को ही विकास का मुख्य आधार बनाना सबसे स्वाभाविक और तार्किक विकल्प था, है ना? बिल्कुल। और कृषि को चुनने के पक्ष में बहुत मजबूत तर्क भी थे। इससे देश की जो तत्काल जरूरतें थीं, जैसे भोजन की कमी को दूर करना, हाँ, सबको सिर छुपाने के लिए घर देना, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना, ये सब पूरी हो सकती थी। लेकिन भारत के नीति निर्माताओं ने ये रास्ता नहीं चुना। नहीं चुना। उन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। जुआ? ये तो काफी मजबूत शब्द है। हाँ, क्योंकि उन्होंने देश की सबसे बड़ी ताकत खेती और विशाल ग्रामीण आबादी को प्राथमिकता न देकर एक ऐसे रास्ते पर दांव लगाया जिसके लिए उनके पास उस वक्त लगभग कुछ भी नहीं था। मतलब उद्योग। उन्होंने उद्योग को देश की प्रमुख संचालक शक्ति बनाने का फैसला किया, जबकि भारत में उद्योगों के लिए जरूरी शर्तें मौजूद ही नहीं थी। क्या शर्तें? मतलब किस तरह की कमी थी हमारे पास? उस समय भारत में उद्योगों के नाम पर लगभग शून्य था। न तो कोई बुनियादी ढांचा था जैसे बिजली, सड़कें, परिवहन, न ही लोहा, इस्पात, सीमेंट बनाने वाले भारी उद्योग थे जो किसी भी औद्योगिकरण की रीढ़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास न तो आधुनिक तकनीक थी और न ही उसे चलाने वाले कुशल लोग। तो फिर इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया गया? जब सब कुछ हमारे खिलाफ था तो उद्योग को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि गहरे वैचारिक और सामरिक कारण थे। पहला कारण था वैश्विक सोच। वैश्विक सोच? हाँ, उस समय वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी यही मानती थीं कि अगर किसी पिछड़े देश को तेजी से तरक्की करनी है तो औद्योगिकरण ही एकमात्र रास्ता है। ये तो बड़ी मजेदार बात है। आज तो यही संस्थाएं बिल्कुल उल्टी सलाह देती हैं। बिल्कुल। समय के साथ सोच में बहुत फर्क आया है।
उस समय कृषि को पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता था। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण था राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरे विश्व युद्ध ने यह साफ कर दिया था कि किसी भी देश की सैन्य ताकत उसके औद्योगिक आधार पर टिकी होती है। तोप, टैंक और जहाज खेतों में नहीं, फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो ये सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं था, बल्कि देश की इज्जत और संप्रभुता का भी सवाल था। एकदम सही। तीसरा कारण था आजादी के बाद के नेताओं, खासकर नेहरू का आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में गहरा विश्वास। हाँ, वो भारत को अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं से निकालकर एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। बिल्कुल। और उद्योग उसी आधुनिकता का प्रतीक थे। और आखिरकार औद्योगिकीकरण की ताकत दुनिया भर में साबित हो चुकी थी। किसी को इस पर शक नहीं था कि यही तेजी से संपत्ति बनाने का सबसे कारगर तरीका है। ठीक है, तो फैसला हो गया, भारत उद्योगों के रास्ते पर चलेगा। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। एक खाली खजाने और बिना किसी औद्योगिक आधार वाले देश में इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाता? इसका रोड मैप क्या था? इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी यानी नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया। प्लान्ड इकोनॉमी, इसका विचार सोवियत संघ से आया था, है ना? हाँ, विचार वहां से प्रेरित था, लेकिन इसे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में ढाला गया। इसका मतलब था कि सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश के विकास का लक्ष्य तय करेगी। और संसाधनों का बंटवारा भी सरकार ही करेगी। हाँ, ताकि देश के सभी हिस्सों का संतुलित विकास हो और क्षेत्रीय असमानताएं कम हों। और मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी कंपनियां दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा। पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार और बाजार दोनों की भूमिकाओं को बहुत साफ तौर पर बांटा गया था। और इसी सोच ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज को जन्म दिया, जिन्हें नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। बिल्कुल। सरकार ने विकास में एक पैसिव यानी मूक दर्शक की भूमिका निभाने की बजाय एक एक्टिव यानी सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया। पीएसयूज इसी सोच का नतीजा थे। ये इतने जरूरी क्यों समझे गए? देखिए, इनके गठन के पीछे बहुत ठोस वजहें थीं। सबसे पहली और बड़ी जरूरत थी बुनियादी ढांचे का निर्माण। अच्छा, तो सड़कें, बांध, बिजली घर, संचार लाइनें, ये सब? हाँ, किसी भी अर्थव्यवस्था को दौड़ने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। और उस समय निजी क्षेत्र के पास ना तो इतना पैसा था और ना ही वे ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहते थे जिनमें फायदा बहुत सालों बाद मिलता था। बिल्कुल। तो सरकार को ये जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ी एक तरह से। सरकार वो हाईवे बना रही थी जिस पर बाद में निजी क्षेत्र की गाड़ियां दौड़ सकें। ये एक अच्छी मिसाल है। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह थी औद्योगिक जरूरतें। देश के औद्योगिकीकरण के लिए लोहा इस्पात, सीमेंट, कोयला, तेल जैसे कोर इंडस्ट्रीज या बुनियादी उद्योगों में भारी निवेश करना था। जिनके बिना कोई दूसरी फैक्ट्री लगी नहीं सकती थी। सही कहा। इनमें बहुत ज्यादा पूंजी और तकनीक की जरूरत थी, जिसे उस समय सिर्फ सरकार ही जुटा सकती थी। और रोजगार, उस समय बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या रही होगी। हाँ, ये तीसरा और शायद सबसे भावनात्मक कारण था, रोजगार पैदा करना। देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर थी। तो पीएसयूज को सिर्फ फैक्ट्रियों के तौर पर नहीं देखा गया। नहीं, उन्हें सामाजिक न्याय के एक उपकरण के रूप में देखा गया। उम्मीद ये थी कि ये बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करेंगे और इसी से ट्रिकल डाउन इफेक्ट की उम्मीद जुड़ी थी। ट्रिकल डाउन इफेक्ट मतलब जब इन बड़े उद्योगों में विकास होगा तो उसका फायदा रिस्क कर धीरे धीरे आम जनता तक पहुंचेगा और गरीबी कम होगी। हाँ, यही उम्मीद थी। लेकिन ये ट्रिकल डाउन थ्योरी, क्या ये सिर्फ एक उम्मीद ही नहीं थी? इतिहास बताता है कि ये अक्सर काम नहीं करती। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के दूसरे हिस्से में मिलता है। लेकिन उस समय ये एक मजबूत उम्मीद थी। अच्छा। चौथा और आखिरी कारण था सामाजिक क्षेत्र का विकास। ये सोचा गया था कि जब पीएसयूज मुनाफा कमाएंगे तो उस पैसे का इस्तेमाल सरकार पब्लिक गुड्स यानी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करेगी। सार्वजनिक वस्तुएं जैसे स्कूल, अस्पताल, साफ पानी, पोषण, वो चीजें जिनकी जरूरत सबको है, लेकिन हर कोई उनकी कीमत नहीं चुका सकता। बिल्कुल। तो संक्षेप में पीएसयूज का काम एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करना था जिस पर भविष्य के भारत की इमारत खड़ी हो सके। तो दशकों तक यही मॉडल चलता रहा। भारत में बांध बने, स्टील प्लांट लगे, आईआईटीज खुले। लेकिन इस दौरान गांव में क्या हो रहा था? क्या वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कभी हुआ जिसकी उम्मीद की गई थी?
यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। उद्योग पर जोर देने के लगभग 50 साल बाद 1990 के दशक तक ये साफ होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? औद्योगिक विकास तो हो रहा था, लेकिन वो उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा था जितनी देश को जरूरत थी, और विकास का फायदा वो शहरों तक ही सिमट कर रह गया था। तो ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या जस की तस बनी हुई थी। हाँ, और इसी एहसास ने एक बड़े नीतिगत बदलाव की नींव रखी। अर्थशास्त्रियों ने मार्केट फेलियर यानी बाजार की विफलता की अवधारणा को समझना शुरू किया। मार्केट फेलियर, तो आप कह रहे हैं कि बाजार जरूरी चीजें बनाने या लोगों तक पहुंचाने में नाकाम हो रहा था। बिल्कुल। इसका मतलब था कि फैक्ट्रियां सामान तो बना रही थीं, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी जो गांव में रहती थी, उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था। क्रय शक्ति की कमी थी। परचेजिंग पावर। हाँ, ये एक दुष्चक्र बन गया था। जब तक ग्रामीण भारत की आय नहीं बढ़ेगी, तब तक औद्योगिक सामान के लिए बाजार भी नहीं बढ़ेगा। और जब तक बाजार नहीं बढ़ेगा, तब तक उद्योग और रोजगार कैसे पैदा करेंगे? एक क्लासिक कैच-22 सिचुएशन। बिल्कुल, और इस एहसास के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। वो क्या था? साल 2002 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की, क्या? अब से कृषि अर्थव्यवस्था की प्रमुख संचालक शक्ति होगी। वाह, मतलब 50 साल बाद कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। ये तो एक तरह से पुरानी नीति की विफलता को स्वीकार करने जैसा था। इसे विफलता से ज्यादा एक जरूरी कोर्स करेक्शन या सुधार कहना बेहतर होगा। ये माना गया कि जब तक ग्रामीण गरीबी दूर नहीं होगी और खेती को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक देश का संतुलित और टिकाऊ विकास संभव नहीं है। और इस सोच के बाद कई बड़ी नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए होंगे। हाँ, जैसे साल 2000 में एक नई कृषि नीति आई, 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका पूरा जोर ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर था, और दूसरी हरित क्रांति का आह्वान किया गया। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत की आर्थिक कहानी सीधी लकीर में नहीं चली है। ये विकल्पों, साहसिक फैसलों, बड़े दाव और फिर समय के साथ अपनी रणनीति में जरूरी सुधार करने की कहानी है। बिल्कुल, एक तबाह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राख से उठकर उद्योग पर एक बड़ा दाव लगाना, और फिर दशकों बाद वापस कृषि की अहमियत को पहचानना। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है ना? आज़ादी के समय लिए गए उन शुरुआती फैसलों का गहरा असर आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट, उसकी ताकत और उसकी चुनौतियों में साफ झलकता है। बिल्कुल, और आज भी भारत में विकास के सही संतुलन को लेकर बहस जारी है। लेकिन अब ये सिर्फ कृषि बनाम उद्योग की लड़ाई नहीं है। अब इस बहस में एक तीसरा बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी शामिल हो गया है। सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर। हाँ, भविष्य का भारत इन तीनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाएगा, यही आज की सबसे बड़ी आर्थिक पहेली है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन। जी। हमारे पास इस पर काफी अच्छा सोर्स मटेरियल है, और हमारा मिशन बस एक ही है कि प्लानिंग की इस पूरी अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए। और ये सिर्फ कोई किताबी चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। हम ये देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, और दुनिया के अलग अलग देशों ने इसे कैसे अपनाया है। सही। शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू के एक विचार से। उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था कि नियोजन का विचार तो अब लगभग सबने मान लिया है, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि योजना के उद्देश्य क्या हैं और उसे चलाने वाली शक्ति कौन है। बहुत गहरी बात है। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्लानिंग है क्या। सोर्स के हिसाब से प्लानिंग भविष्य में कुछ करने की एक प्रक्रिया है। हाँ, हम सब करते हैं रोज। हाँ, हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। लेकिन जैसे ही इसके साथ इकोनॉमिक शब्द जुड़ जाता है, इसका मतलब, इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो आर्थिक नियोजन की परिभाषा क्या होगी? सोर्स में कई अर्थशास्त्रियों का जिक्र है। H.D. डिकिंसन की एक परिभाषा है। जी। डिकिंसन कहते हैं कि आर्थिक नियोजन का मतलब है एक निर्धारित अथॉरिटी द्वारा सचेत निर्णय लेकर बड़े आर्थिक फैसले करना। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब what to produce, how much to produce and to whom it is to be allocated। हाँ, यानी क्या बनाना है, कितना बनाना है और किसे देना है। ये सब बाजार पर छोड़ने के बजाय एक केंद्रीय प्राधिकरण, a central authority, तय करती है। एकदम सही। और ये कोई नया विचार नहीं है। अच्छा।
सोर्स हमें बताता है कि भारत में आज़ादी से पहले ही 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। ओह, तो ये भारत में नियोजन की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा सकता है। हाँ, एक संग्रहित कदम। लेकिन अगर हमें आज के दौर के लिए एक प्रैक्टिकल, एक वर्किंग डेफिनेशन चाहिए, तो सोर्स एक बहुत सटीक परिभाषा देता है। क्या है वो? Planning is a process of realizing well-defined goals by optimum utilization of the available resources. ठीक है, इसको भी सरल बनाते हैं। मतलब हमारे पास जो भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज, जैसे पैसा, लोग, प्राकृतिक संपत्ति, हाँ, उनका सबसे बेहतर इस्तेमाल करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पहले से तय लक्ष्यों को, वेल डिफाइंड गोल्स को हासिल करना। बिल्कुल। और यहाँ ऑप्टिमम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं है, ये सोच में क्रांति थी। बिल्कुल। 1987 तक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की ही बात होती थी, जिसका मतलब था किसी भी कीमत पर विकास, चाहे पर्यावरण को कितना भी नुकसान हो। एकदम। लेकिन 1987 में जब ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा दुनिया में फैली, सतत विकास, तब ऑप्टिमम शब्द चलन में आया। इसका मतलब था ऐसा विकास जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का हक न छीने, संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग, बिना बर्बादी के। ये तो हुई परिभाषा की बात। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है। सोर्स कहता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में प्लानिंग करते हैं। जैसे क्लास में आने वाले छात्र, हाँ, कोई जल्दी आता है, कोई देर से, कोई नाश्ता करके आता है, सब अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान करते हैं। और जब यही छोटा सा कॉन्सेप्ट एक विशाल पैमाने पर, एक देश के स्तर पर लागू होता है, तो हम उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी औपचारिक शुरुआत 2 स्तरों पर हुई। एक था क्षेत्रीय यानी रीजनल, और दूसरा राष्ट्रीय यानी नेशनल। रीजनल प्लानिंग, इसकी पहली बड़ी मिसाल कहाँ से मिलती है? इसकी सबसे प्रसिद्ध मिसाल अमेरिका से मिलती है। 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी यानी टीवीए का गठन हुआ। टीवीए? ये क्या था? टीवीए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसका मकसद दक्षिण पूर्वी यूएसए के 7 राज्यों में बाढ़ को नियंत्रित करना, मिट्टी का संरक्षण करना और बिजली बनाना था। सिर्फ इतना ही? नहीं, इससे कहीं ज्यादा। ये एक पूरे क्षेत्र का एकीकृत विकास था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टाउन प्लानिंग, सड़क और रेल नेटवर्क का निर्माण, सब कुछ इसमें शामिल था। वाह! और ये इतना सफल रहा कि इसने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी और दुनिया भर के लिए एक रोल मॉडल बन गया। और इसका असर भारत पर भी पड़ा होगा? हाँ, जाहिर तौर पर। भारत की दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी, जो 1948 में बनी, अच्छा, वो सीधे सीधे टीवीए के मॉडल से ही प्रेरित थी। यहाँ तक कि घाना की वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट का आधार भी टीवीए ही था। तो ये तो हुई रीजनल प्लानिंग। लेकिन किसी देश ने ये हिम्मत की कि वो पूरी की पूरी नेशनल इकोनॉमी को प्लान करे, ये तो बहुत बड़ा स्टेप लगता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी रूस के 1917 की बोल्शेविक क्रांति की तरफ मुड़ती है। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। हाँ, क्रांति के बाद बने सोवियत संघ ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन का प्रयोग किया। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5-year प्लान, शुरू की। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बस एक, देश का तेजी से औद्योगिकीकरण करना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस योजना बनाने वाली संस्था को गॉसप्लान कहा जाता था। गॉसप्लान। तो ये मॉडल फिर दूसरे देशों में भी फैला? हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत मॉडल पूर्वी यूरोप के कई देशों तक पहुंचा और 1949 में चीन तक। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? 1940 के दशक में फ्रांस ने भी राष्ट्रीय नियोजन शुरू किया, पर उनका तरीका सोवियत संघ की तरह केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज नहीं था। मतलब तानाशाही वाला नहीं था? नहीं, उनका मॉडल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत था। और यहीं से नियोजन के अलग अलग प्रकारों की बात शुरू होती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है नियोजन के प्रकारों, टाइप्स ऑफ प्लानिंग को समझने के लिए। सोर्स में मुख्य रूप से 2 का जिक्र है, इम्पेरेटिव और इंडिकेटिव प्लानिंग। ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। हाँ, इन्हें आसान बनाते हैं। चलिए। पहला है इम्पेरेटिव प्लानिंग, जिसे हम हिंदी में आदेशात्मक नियोजन कह सकते हैं। आदेशात्मक? हाँ, इसे डायरेक्टिव प्लानिंग भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये आदेश पर आधारित है। ये समाजवादी या कम्युनिस्ट देशों का मॉडल था? बिल्कुल, जैसे सोवियत संघ या माओ के दौर का चीन। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं? क्या सब कुछ सरकार के हाथ में होता था?
लगभग सब कुछ। इसमें एक, देश के सभी संसाधनों पर राज्य का पूरा नियंत्रण होता था। ठीक है। 2, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की कोई भूमिका नहीं थी। कोई भी नहीं। नहीं। 3, सरकार संख्यात्मक लक्ष्य यानी न्यूमेरिकल टारगेट्स तय करती थी, जैसे 5 साल में इतने लाख टन स्टील बनाना है या इतने हजार स्कूल खोलने हैं। और चौथा, और 4, सभी आर्थिक फैसले एक केंद्रीय प्राधिकरण लेता था। इसीलिए इन अर्थव्यवस्थाओं को कमांड इकोनॉमीज या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज भी कहा जाता है। कमांड इकोनॉमीज सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। इसका मतलब है कि अगर उस एक अथॉरिटी ने गलत फैसले ले लिए तो पूरा देश भुगतेगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसके बहुत बड़े नुकसान हुए। सोवियत संघ में चुटकुले चलते थे कि गॉस्प्लान ने कीलें बनाने का टारगेट तो पूरा कर लिया, पर सारी कीलें 10-10 फुट लंबी बना दी क्योंकि टारगेट वजन में था, गिनती में नहीं। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे सेंट्रल प्लानिंग जमीनी हकीकत से दूर हो सकती है, जहां लोगों को छोटी कीलों की जरूरत थी। तो ये हुआ इम्पेरेटिव प्लानिंग। अब इसका उल्टा इंडिकेटिव प्लानिंग यानी निर्देशात्मक नियोजन क्या है? इंडिकेटिव प्लानिंग इम्पेरेटिव प्लानिंग के ठीक उलट है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं, मिक्स्ड इकोनॉमीज में काम करता है, जहां सरकारी और निजी, पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों क्षेत्र एक साथ मौजूद होते हैं। एकदम। सरकार यहाँ आदेश नहीं देती बल्कि निर्देश या संकेत, इंडिकेट देती है। संकेत देती है। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित कैसे करती है? अपनी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज से। मान लीजिए सरकार चाहती है कि निजी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा बनाएं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कम कर सकती है और खरीदने वालों को सब्सिडी दे सकती है। दूसरी तरफ पेट्रोल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा सकती है। अच्छा, तो ये एक संकेत है, आदेश नहीं। बिल्कुल। कंपनियां अभी भी पेट्रोल गाड़ियां बना सकती हैं, लेकिन उनके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत 1947 में फ्रांस के मॉनेट प्लान से हुई। जीन मॉनेट ने इसे शुरू किया था। और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को जरूरी माना जाता है। हाँ, सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर लक्ष्य तय करते हैं। सरकार का मुख्य ध्यान बुनियादी उद्योगों, बेसिक इंडस्ट्रीज जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, बिजली पर होता है। तो हमारे देश भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। इसलिए हमारी योजना में शुरू से ही इंडिकेटिव प्लानिंग के तत्व मौजूद थे। लेकिन शुरुआती योजनाओं पर तो इम्पेरेटिव प्लानिंग का प्रभाव था। हाँ, प्रभाव था, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत पूरी तरह से इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ झुक गया। सोर्स में कुछ और तरह के वर्गीकरण की भी बात की गई है। हाँ, संक्षेप में देखें तो क्षेत्र के हिसाब से रीजनल और नेशनल प्लानिंग हो सकती है, जिसके बारे में हमने बात की। जी। समय के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक और शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक हो सकती है। एक मिनट, क्या हम कह सकते हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्ग टर्म प्लानिंग का उदाहरण थी और हर साल आने वाला बजट शॉर्ट टर्म प्लानिंग का? ये समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल। पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल के बड़े लक्ष्यों की रूपरेखा देती थीं, जबकि बजट हर साल उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का आवंटन करता था। इन सब में एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जिसके बारे में सोर्स बात करता है, नॉर्मेटिव प्लानिंग। ये क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या नियोजन करते समय सिर्फ आर्थिक आंकड़ों को देखना काफी है? शायद नहीं। नॉर्मेटिव प्लानिंग कहता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है नियोजन करते समय समाज की सामाजिक, संस्थागत वास्तविकताओं, सोशल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पर भी ध्यान देना। जैसे कि किन चीजों पर ध्यान देना? जैसे समाज में मौजूद जाति, पंथ, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, परिवार जैसी संस्थाएं, इन सब को समझे बिना बनाई गई कोई भी योजना लोगों से जोड़ नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि एक अच्छी योजना वो है जो सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी और उनकी हकीकतों पर आधारित हो। एकदम सही। सोर्स कहता है कि योजनाओं और उन लोगों के बीच एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप यानी एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है, जिनके लिए वे बनाई गई हैं। और भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? मेरे लिए तो यह है कि आर्थिक नियोजन को एक पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जो समय और जरूरत के हिसाब से बदलता रहा है। सोवियत संघ के कठोर आदेशात्मक मॉडल से लेकर फ्रांस के
लचीले निर्देशात्मक मॉडल तक। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। नियोजन का अंतिम मकसद हमेशा से संसाधनों का सबसे बेहतर इस्तेमाल करके समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाना रहा है। तरीका कोई भी हो, लक्ष्य यही रहता है। जी। जैसा कि कहा जाता है, इट इज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। यानी यह लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है, अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोर्स में बताया गया है कि भारत के इकोनॉमिक सर्वे 2010-12 ने देश के लिए एक नॉर्मेटिव अप्रोच की वकालत की थी। तो सवाल ये है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां एआई, गिग इकोनॉमी और अचानक आने वाले वैश्विक संकट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को तुरंत प्रभावित करते हैं, क्या परंपरागत पंचवर्षीय योजनाएं अभी भी प्रासंगिक हैं? बहुत जरूरी सवाल है। या क्या भारत जैसे देश को और भी ज्यादा लचीले, अडैप्टिव और नॉर्मेटिव दृष्टिकोण की जरूरत है, जो पल पल बदलती जमीनी हकीकत से बेहतर ढंग से जुड़ सके? इस पर सोचिएगा जरूर।